प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विषय में। आज हम आप लोगों को बताएंगे राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में। देखिए, न्यायिक प्रशासन हेतु प्रत्येक राज्य को जिला में विभाजित किया गया है, जिला में बांट दिया गया है और प्रत्येक जिला में अनेक फौजदारी और दीवानी अदालतें होती है। यानी प्रत्येक जिला मुख्यालयों में, अनुमंडलों में जो है फौजदारी और दीवानी अदालत होती है। दीवानी अदालतें, जिसको सिविल न्यायालय भी कहते हैं हम, इसमें भूमि, संपत्ति और धन के लेन देन से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। जिला न्यायाधीश का न्यायालय जो होता है, जिले की सबसे बड़ी दीवानी अदालत होती है। इसके नीचे अधीनस्थ सिविल अदालत और मुंसिफ की अदालत होती है। जिले में सत्र न्यायालय फौजदारी मामलों की सबसे बड़ी अदालत है। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है, जिसके कारण उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। प्रत्येक सत्र न्यायाधीश अपराधी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। सत्र न्यायाधीश के नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या उसको कहिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत हुआ करती है। अब है लोक अदालत। देखिए, हमारे देश में न्याय प्राप्त करने के लिए अत्यधिक समय धन का व्यय करना पड़ता है। बहुत लंबा समय लगता है, बहुत अधिक धन का व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है, परेशानी हो जाती है। लोक अदालतें पीड़ित पक्ष को शीघ्र और कम व्यय पर न्याय उपलब्ध कराती है। ये संबंधित पक्षों के बीच समझौता कराकर विवाद के समाधान पर ज़्यादा जोर देती है। लोक अदालत की अध्यक्षता किसी न्यायिक अधिकारी के द्वारा या कहिए तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसके पास राज्य द्वारा निर्धारित की गई सारी योग्यता निहित हो। सबसे पहले 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में लोक अदालत की आयोजन की गई। उसी दिन बहुत सारे व्यक्तियों के मुआवजा प्राप्त हुआ। वे लोग 1978 से ही मोटर वाहन दुर्घटना से दावों के लिए मुकदमा लड़ रहे थे और उस समय तक उनको कोई न्याय नहीं मिला था। उसके बाद से अनेक राज्यों में नियमित रूप से लोक अदालत आयोजित की जा रही है। अब लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में अनेक प्रकार के विवाद, जैसे बिजली, टेलीफोन बिल, बीमा संबंधी दावे आदि से संबंधित विवाद को शामिल कर दिया गया है। ये सारी सुनवाइयाँ अब लोक अदालत के माध्यम से भी होती है। जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, अदालती प्रक्रिया में होने वाले व्यय को वहन नहीं कर सकता है, खर्च नहीं सह सकता है। इस कारण लोक अदालत से उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद आता है जनहित याचिका। इसको अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जिसको कहा जाता है, जनहित याचिका। परंपरागत तौर पर अगर देखा जाए तो केवल वही व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण में जाता रहा है जिसके साथ कानून के दृष्टि से कई अन्याय हो रहा है। लेकिन निर्धन व्यक्तियों के पास इतने साधन नहीं होते कि वो न्यायालय में जा पाएं या न्यायालय में जाकर के न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण ले सकें। अतः इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम में छूट दे दी है। अब सामाजिक कार्य से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या संगठन निर्धन और अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, न्यायालय में जा सकता है।
कुछ मामलों में तो न्यायालयों ने समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट पर भी अपनी आप कार्रवाई की है। देखिए, अब जो है पीड़ित व्यक्ति को ही न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो जा भी सकता है, लेकिन दूसरा आदमी भी अगर देख रहा है जो उस व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है तो वह भी न्यायालय जा सकता है। जनहित याचिका का अर्थ है कि जनहित से प्रेरित किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की जाना जो निर्धनता या किसी अन्य कारण से न्याय हेतु न्यायालय के शरण में जाने में असमर्थ हो। न्यायालय में एक पोस्टकार्ड या पत्र अथवा टेलीग्राम भेजकर भी याचिका दर्ज कराई जा सकती है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति या संगठन या संस्था सद्भावना से प्रेरित है तब तथा बदला लेने की इच्छा अथवा किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उसने ऐसा नहीं किया है तो वह उस पत्र को जनहित याचिका मानकर मामला चलाने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद आता है उसकी प्रक्रिया क्या है। जनहित याचिका के मामले में सुप्रीम न्यायालय और हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा तथ्य ज्ञात करने के लिए आयोग का गठन किया जाता है। उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर ही संबंधित व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश दिए जाते हैं, कार्रवाइयाँ की जाती है। जनहित याचिका के माध्यम से दायर मामले में पीड़ित पक्ष जो होता है उसको राहत उपलब्ध कराकर सुप्रीम कोर्ट निर्धन और सहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर के उभरा है, भगवान बनकर के उभरा है। अब बंधुआ मजदूर, शोषण की शिकार महिलाएं, विचाराधीन कैदी और पुलिस अत्याचार के शिकार व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जनहित याचिका के ही परिणाम स्वरूप सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलना प्रारंभ हुआ है, जिसको मिड डे मील कहा जाता है। आज सभी सरकारी स्कूलों में ये दोपहर का भोजन दिया जाता है बच्चों को। फरीदाबाद के पत्थर खदान में काम कर रहे बंधुआ मजदूरों को न केवल मुक्त कराया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुनर्वास के लिए भी आदेश जारी कर दिया कि उनको पुनः जो है आवास देना चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये रहा है आपको अधीनस्थ न्यायालय, जनहित याचिका आदि न्यायालयों के द्वारा कार्रवाई होना। तो आज के लिए इतना ही और यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। धन्यवाद।